अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज, पेशावर। दिस इज lecture number 4, chapter number 8, waves, according to the new syllabus of PMDC, and we are going to discuss superposition of waves. We will discuss superposition of waves. फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है, और इसके बाद वी विल डिस्कस इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और ये दोनों टॉपिक्स सिलेबस में है। तो लुक इट, सुपरपोजिशन का क्या मतलब है? व्हेन टू आर मोर वेव्स, फॉर द टाइम being we are going to consider two waves. When two or more waves are passing through the same region of space, the same region of space, यानी ये शर्त है, कंडीशन है। और दूसरी शर्त ये है एट द सेम टाइम। ठीक है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड द टोटल कॉमा द टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट वेयर दे इंटरएक्ट। इंटरएक्ट लफ्ज का मतलब है वेयर दे मीट। इंटरएक्ट का मतलब है वेयर दे मीट। ठीक है, वेयर दे मीट is equal to the vector sum of the individual displacements. Individual means अलग अलग, जान जानला। Individual displacement due to each pulse. Pulse का मतलब है wave at that point। तो ऐसे फिनोमेना को, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे छल को we call superposition of waves। सुपरपोजिशन का मतलब है जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। सुपरपोज का मतलब है दयोबल तपासा रात लल। जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, किस तरह ऊपर आ जाती है कि क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर और ट्रफ ट्रफ के ऊपर, और या क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर। तो ऐसे छल को, ऐसे फिनोमेना को, ऐसे प्रोसेस को सुपरपोजिशन कहते हैं। मसलन देखें, इफ दिस इज अ रोप, ठीक है, एक स्टूडेंट ने इस रोप का ये एंड पकड़ा हुआ है और दूसरे ने ये। अगर ये स्टूडेंट इस रोप को ऊपर जर्क दे दे और ये भी इसे ऊपर जर्क दे दे, लेकिन जितनी एनर्जी से ये इसे ऊपर जर्क देता है, सेम एनर्जी से ये ऊपर, इस तरह ना कि ये इसे ज्यादा जर्क दे दे और ये कम, तो फिर सही सुपरपोजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। यानी इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी, इनकी एनर्जी, इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इनकी वेवलेंथ और इनका एम्पलीट्यूड आपस में बराबर हो, बिल्कुल कोहेरेंट हो, तो फिर व्हाट विल हैपन। अब गौर से देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर इस वेव का या इस क्रिस का एम्पलीट्यूड है y1 और इसका एम्पलीट्यूड है y2, ठीक है, सुने जरा, ये वेव अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, ये भी इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये दोनों वेव्स पॉइंट P पे यानी एट द सेम रीजन या इन द सेम रीजन एट द सेम टाइम यहां पर रीच करती है। अगर ये और ये सेम रीजन में यानी सेम प्लेस में एट द सेम टाइम रीच करती है, शाबाश, यहां तक बात समझ में आ गई कि दा औदा बिल्कुल पयो जल दिल तरोरसी। तो व्हाट विल हैपन, इस रिस्क की वजह से ये रोप ऊपर जाएगी और इस रिस्क की वजह से भी ये रोप ऊपर जाएगी, तो ये रोप मजीद ऊपर जाएगी। मतलब एक क्रिस्ट दूसरी क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। अच्छा,
देखिए ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, अगर ये दोनों एट द सेम टाइम इन द सेम रीजन ऑफ स्पेस रीच करती है, तो देखिए इसकी वजह से ये रोप ऊपर जाएगी, इसकी वजह से भी ये रोप ऊपर जाएगी, तो ये रोप मजीद ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इस देखिए वी आर गेटिंग अ रिजल्टेंट वेव, और इस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है दिस इज वाई। तो वी कैन से कि इन दिस केस हमारे पास जो y है, y का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दिस इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब अगर ये दो वेव्स नहीं है, दो से ज्यादा है, तो फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। याद रखिए दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, सुपरपोज करती है, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये अगर दो वेव्स हैं तो y1 प्लस y2 के बराबर होगा। अगर तीन वेव्स हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 के बराबर होगा। और अगर इन नंबर ऑफ वेव्स हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn के बराबर होगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सिलेबस में बाकायदा लिखा हुआ है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, अब आप देखिए इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टूडेंट इस रोप को ऊपर जर्क दे दे, शाबाश, बी विद मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये इसे ऊपर जर्क दे दे और ये इसे नीचे जर्क दे दे, लेकिन शर्त ये है कि विद द सेम एनर्जी। ठीक है, यानी ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड अगर आपस में बराबर है, वेवलेंथ आपस में बराबर है, फ्रीक्वेंसीज आपस में बराबर है, स्पीड्स आपस में बराबर है, नेचर दोनों का सेम है, नेचर इन दोनों वेव्स का नेचर सेम है। नेचर का मतलब है कि अगर ये वेव इन अ रोप है तो दिस इज आल्सो वेव इन अ रोप। अब इस तरह पॉसिबल नहीं है कि एक वाटर वेव है, एक साउंड वेव है, एक साउंड वेव है, एक लाइट वेव है। ठीक है, एक वेव इन अ रोप है, एक वाटर वेव है, तो फिर सुपरपोजिशन पॉसिबल नहीं है। नेचर शुड बी द सेम, यानी साउंड वेव्स कैन डू सुपरपोजिशन विद साउंड वेव्स, लाइट वेव्स कैन डू सुपरपोजिशन विद लाइट वेव्स। ठीक है, और इसी तरह रोप में जो वेव्स हैं वो रोप के साथ यानी रोप वेव्स के साथ सुपरपोजिशन कर सकते। अच्छा, अब आप देखें अगर ये स्टूडेंट इस रोप को ऊपर जर्क दे दे और ये नीचे, व्हाट इज दिस क्रेस्ट, व्हाट इज दिस ट्रफ। अब सुने जरा, ये क्रिस्ट इस डायरेक्शन में जा रही है और ट्रफ इस डायरेक्शन में आ रही है। इफ दे रीच इन द सेम रीजन ऑफ स्पेस, इन द सेम रीजन ऑफ स्पेस का मतलब है यानी इन द सेम प्लेस, लेकिन शर्त यह है कि एट द सेम टाइम, ये दोनों अगर एट द सेम टाइम इधर रीच करती है। अब इमेजिन करो इस क्रिस की वजह से ये रोप ऊपर जाने की कोशिश करेगी और इस ट्रफ की वजह से ये रोप नीचे आने की कोशिश करेगी। तो ये तो एक रोप है, या ऊपर जाएगी या नीचे, लेकिन ये रोप जितना ऊपर जाने की कोशिश करती है उतना नीचे जाने की कोशिश करेगी, तो एक दूसरे को क्या करती है, कैंसल। तो वी से अगर इस वेव का एम्पलीट्यूड है y1 या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है y1, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज माइनस y2। माइनस का मतलब है कि इधर जो पार्टिकल्स हैं दे आर बिलो द मीन पोजीशन। तो इन दिस केस I'll write like this, look at y का मतलब है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर होगा y1 प्लस
minus y2. In other words, I can write y is equal to y1 plus into minus y2. अब देखिए ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन दिस इज above the mean position, that is below the mean position, so they cancel each other and therefore the resultant amplitude is equal to 0. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाता है. तो अब आप लोग डेफिनेशन देखें. when two or more waves are passing through the same region of space, ये शर्त है. अब इस तरह पॉसिबल नहीं है कि एक वेव इधर आ रही है और दूसरी वेव उधर जा रही है, तो फिर तो सुपरपोजिशन पॉसिबल नहीं है. तो आर पासिंग थ्रू द सेम रीजन ऑफ स्पेस, कंडीशन नंबर 1. नंबर 2, एट द सेम टाइम. अब अगर ये और ये एट द सेम टाइम इधर रीच करती है तो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है दोनों क्रिस्ट, और एम्पलीट्यूड मजीद बढ़ जाता है, यानी वी गेट अ रिजल्टेंट वेव. दिस चल इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सुपरपोजिशन का मतलब है जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, मतलब क्रिस्ट क्रिस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर, या क्रिस्ट ट्रफ ट्रफ क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है, तो सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस. मसलन इधर आप देखें, क्रिस्ट क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. सही है. इधर आप देखें, जो क्रिस्ट है वो ट्रफ के ऊपर आ जाती है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है. तो what will happen, the total displacement, ये total displacement है. अब आप देखिए the total displacement at the point where they interact, at the point where they meet is equal to the vector sum. vector sum, vector sum का मतलब है यहाँ पर दोनों एम्पलीट्यूड्स अबव है तो y1 प्लस y2, यहाँ पर एक अप एक डाउन है, तो आप देखिए वेक्टर सम हमने लिया है y1 प्लस माइनस y2, क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड करें और ये नेगेटिव साइन इसमें नहीं है तो फिर तो एम्पलीट्यूड 0 नहीं जाता. So we have to take the vector sum, not the simple sum. Is it? Vector sum of the individual displacements due to each pulse. यानी ये एक पल्स, एक वेव का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है और ये दूसरी पल्स का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं. तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ये इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होगा. अगर इस तरह है तो ऐसे फेनोमेना को, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे चल को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं. और याद रखिए दिस और दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अच्छा देखें, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. याद रखिए इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस का मतलब है दो वेव्स का आपस में मिल जाना. जब दो वेव्स आपस में मिल जाती हैं तो इस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं. लेकिन याद रखिए इंटरफेरेंस के लिए सुपरपोजिशन मस्ट है, मतलब अगर दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो दे कैन डू इंटरफेरेंस, अदरवाइज ना. वी से सुपरपोजिशन इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर इंटरफेरेंस. लुक एट इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. इसका मतलब है इंटरफेरेंस के लिए सुपरपोजिशन मस्ट है. कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस. याद रखिए कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है दो ऐसी सोर्सेस जिनसे जो वेव्स आ रही हैं, अगर इन दोनों वेव्स का नेचर सेम हो, नेचर, दोनों वाटर वेव्स हो, दोनों लाइट वेव्स हो, दोनों साउंड वेव्स हो, दोनों वेव्स इन अ रोप हो, नेचर सेम हो. नंबर 1 फ्रीक्वेंसी सेम हो. नंबर 2 वेवलेंथ सेम हो. नंबर 3 एम्पलीट्यूड सेम हो. ठीक है ना?
और इनकी स्पीड वगैरह सेम हो, तो फिर these waves can do interference. नंबर वन। नंबर टू, यानी कोहेरेंट सोर्सेस से अगर आ रही है। नंबर टू, पासिंग थ्रू द सेम रीजन ऑफ स्पेस एट द सेम टाइम, तो तब इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। अब मसलन सपोज एक लाइट सोर्स उधर है, एक लाइट सोर्स फॉर एग्जांपल उधर है, उससे भी वेव्स निकल रही है, इससे भी वेव्स निकल रही है, तो अगरचे वो सोर्स और ये सोर्स आपस में कोहेरेंट है, यानी वेव्स की नेचर सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, स्पीड तो वैसे भी लाइट की सेम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट पासिंग थ्रू द सेम रीजन ऑफ स्पेस एट द सेम टाइम, तो फिर तो इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है, कि नहीं? इफ दे आर मीटिंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, तो इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। तो वी से द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, लेकिन शर्त ये है कि जो वेव्स आ रही है दे शुड कम फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस और पासिंग थ्रू द सेम रीजन ऑफ स्पेस और एट द सेम टाइम, तो फिर दे सुपरपोज ईच अदर एंड दिस टाइप ऑफ द सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अंडरस्टैंड? इधर देखें, लुक एट, ए ये वही पुराना डायग्राम है। देखिए, दिस इज अ वेव, दिस इज अ वेव, इज इट? ये वेव रोप में है, ये वेव रोप में है। इफ दे हैव गॉट द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, सेम स्पीड और नेचर तो वैसे भी सेम है, तो इट मींस ये दोनों वेव्स आपस में कोहेरेंट हैं, दे आर कोहेरेंट, सो दे कैन डू सुपरपोजिशन। इस सुपरपोजिशन की वजह से जो इफेक्ट पैदा हो जाते हैं, इफेक्ट क्या पैदा हो जाते हैं? ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, इफेक्ट क्या है? एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात आप याद रखें, अगर दो वेव्स आपस में एक दूसरे को इस तरह सुपर इम्पोज करें, इस तरह सुपरपोजिशन करें कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड से ज्यादा हो, अगर इसका एम्पलीट्यूड इस और इसके एम्पलीट्यूड से ज्यादा हो, तो ऐसे चल को वी कॉल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? और याद रखें, अगर ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इससे और इससे कम हो, तो ऐसे इंटरफेरेंस को वी कॉल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अंडरस्टैंड? So there are two types of interference, constructive and destructive. अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड से कम है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, और अगर ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, एक बात और, इधर देखिए, शाबाश, रिलैक्स एंड बी एक्टिव। अगर ये वेव और ये वेव, यानी ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, एग्जैक्टली इफ दे कम अपॉन ईच अदर, एग्जैक्टली। क्लियर? तो याद रखें, ऐसे इंटरफेरेंस को वी कॉल टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टोटल कंस्ट्रक्टिव, टोटल कंस्ट्रक्टिव का मतलब है इसमें डिस्ट्रक्टिव नहीं है। अगर एक वेव का क्रिस्टल दूसरी वेव के क्रिस्ट के ऊपर एग्जैक्टली आ जाता है, योर क्रिस्ट डबल क्रिस्ट तपास पूरा राशि, this type of interference is called total constructive interference. total constructive means इसमें destructive नहीं है। और इसे, इसका दूसरा नाम है कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव।
कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इसमें नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर एक वेव की या क्रेस्ट की का जो ठीक है, जो क्रेस्ट है वो स्ट्रक के ऊपर कंप्लीटली आ जाती है, कंप्लीट आ जाती है, कंप्लीट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टोटल डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि इसमें कंस्ट्रक्टिव नहीं है, और या इसे कहते हैं कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो याद रखें, अगर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ये इससे और इससे क्या होगा, ज्यादा। और अगर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव है तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इससे और इससे क्या होगा, कम। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब देखिए, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर देयर आर कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। आप लोग देखें, इंटरफेरेंस तब पॉसिबल है अगर दो वेव्स सुपरपोजिशन कर सकती, यानी व्हेन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज सेटिस्फाइड, तो सुपरपोजिशन सॉरी इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये दोनों वेव्स आपस में कोहेरेंट है, मतलब कोहेरेंट सोर्सेस से अगर वेव्स आ रही है तो इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। अगर ये दोनों वेव्स सेम रीजन से गुजर रही है, इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। अब इस तरह पॉसिबल नहीं है यो पताकाल के रवान दो बल चप बल जगह हैदराबाद के रवान दे, दिस नॉट पॉसिबल, इज इट? और लास्ट कंडीशन ये कि दे शुड मीट, यानी दे शुड मीट एट द सेम टाइम, तो तब इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। तो देखिए, इस डेफिनेशन को मैंने कहां से लिखा? फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेरेंस। दिस डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस तब पॉसिबल है अगर दोनों वेव्स फेस कोहेरेंट हो, बिल्कुल कोहेरेंट हो। नंबर टू, if they are passing through the same region of space. Number three, if they are meeting at the same time. Or number four, if they satisfy the superposition principle, तो इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज ना। अच्छा, इंटरफेरेंस को हम आसानी से इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, कभी कभार इस तरह डिफाइन करते हैं। ये डेफिनेशन ज्यादा इजी है। When two waves combine with each other in such a way that the amplitude of the resultant wave is either greater या smaller than the amplitude of the individual waves, तो ऐसे छल को, ऐसे फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। जब दो वेव्स आपस में इस तरह मिल जाती है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड से या ज्यादा हो और या कम हो, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ऐसे फिनोमेना को, ऐसे प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, शाबाश, खबर। अच्छा देखिए, वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, उस डेफिनेशन के अंदर देयर वर कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, जनरल कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टिव के लिए अलग कंडीशंस पढ़ते हैं और डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग। ठीक है, तो जरा गौर से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा है, ठीक है, इसे हम इसे वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। अगर ये दो स्लिट्स हैं और ये है स्क्रीन, ठीक है, दिस इज स्लिट नंबर 1, दिस इज स्लिट नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से हजारों करोड़ों रेज आर इमिटिंग। फॉर सिंप्लिसिटी हम सिर्फ दो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि दिस इज वन रे, जब ये स्लिट से पास करती है, ये आपको पता है, तो ये बेंडिंग करती है, डायफ्रेक्शन करती है। और अगर ये यहां से पास करती है तो डायफ्रेक्शन करती है। अंडरस्टैंड? ये दोनों वेव्स आपस में डायफ्रेक्शन, ठीक है, डायफ्रेक्शन के बाद इंटरफेरेंस करती है।
सपोज ये रे नंबर 1 है और ये रे नंबर 2 है। शाबाश, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, रे नंबर 1 ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है या 2 ने? कौन सी रे ने? 2 ने। रे नंबर 2 ने रे नंबर 1 से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। कितना ज्यादा? यहां से एक परपेंडिकुलर रख, इतना डिस्टेंस रे नंबर 2 ने रे नंबर 1 से ज्यादा कवर कर लिया है। दिस इज थीटा, ठीक है। तो याद रखिए, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, या दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। कभी भी रिप्रेजेंटेड बाय डी, कभी भी रिप्रेजेंट बाय एस। एस का मतलब है पाथ डिफरेंस। ए रे नंबर 2 ने रे नंबर 1 से ज्यादा पाथ कवर किया है। देखिए, रे नंबर 2 और 1 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो एस है। तो याद रखें, अगर ये पाथ डिफरेंस हमारे पास एम लेमडा के बराबर हो, वेयर m is an integer which is called order of the interference। अगर ये 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, अब समझ आ जाएगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। अगर आप इधर m की जगह 0 पुट करें तो पाथ डिफरेंस इज 0। अगर आप m की जगह 1 पुट करें तो इट विल बी लैम्डा। अगर आप 2 पुट करें तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है। तो याद रखें, अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या बिल्कुल 0 है और या 8 लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 लेमडा है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा है। लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मींस यानी या लेमडा या इसका डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, फ्रैक्शन में ना, इस तरह ना कि लेमडा बाय 2 और 2.5 लेमडा फला फ्रैक्शन में ना, होल नंबर में। मसलन देखें, लुक एट, हमारे पास अगर ये पाथ डिफरेंस है सपोज 2 लेमडा, आप लोग देखिए ये यहां से लेकर यहां तक ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, तो ये पाथ डिफरेंस क्या है? 2 लेमडा। अगर ये पाथ डिफरेंस 2 लेमडा है तो ये अंडरस्टूड है, अगर वेव नंबर 1 का यहाँ पर क्रेस्ट आता है तो वेव नंबर 2 का भी क्रेस्ट होगा। तो अभी हमने पढ़ा, जब क्रेस्ट के ऊपर आ जाती है तो व्हाट हैपेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। अच्छा, अगर समझ नहीं आ रही तो इधर देख, आप मुझे ये बताएं, अगर एक वेव इधर आ जाती है और दूसरी वेव इधर आ जाती है, सॉरी देखिए लाइक दिस, आप मुझे ये बताएं, इस रे और इस रे के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है? 0। इनमें पाथ डिफरेंस नहीं है, तो दे रीच in the same region of space at the same time, so they will superpose each other. Why? Because the waves are coherent, इनका नेचर सेम है, दोनों लाइट वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड सब कुछ सेम है, दे आर फेज कोहेरेंट। तो ये अंडरस्टूड है, अगर एक वेव का इधर क्रेस्ट आ जाता है तो दूसरे का भी क्रेस्ट, तो जब क्रेस्ट के ऊपर आ जाती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। लेकिन अगर एक वेव दूसरी वेव से 1 लेमडा आगे या पीछे, या 2 लेमडा आगे या पीछे, या 3 लेमडा आगे पीछे, 4 लेमडा आगे पीछे, तो फिर भी प्रोबेबिलिटी ये है कि क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर आ जाती है। अब पता नहीं यू अंडरस्टैंड और नॉट। देखिए, अगर निम निम पकीनी 8 लेमडा 2 लेमडा, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि दयो क्रिस्ट रसी द बल्बम क्रिस्ट रसी दयो ट्रफल तरसी द बल्बम रसी। क्लियर? तो याद रखिए, दीज आर द कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या 0 है या लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा या 5 लेमडा, तो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। लेकिन याद रखें, अगर ये पाथ डिफरेंस इस तरह है, लुक इट, इफ दिस पाथ डिफरेंस इज s is equal to m plus half into lambda, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। यहां पर भी m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब m की जगह इधर 0 पुट करें तो 0 प्लस हाफ, हाफ, तो दिस इज लेमडा बाई 2। अगर आप m की जगह 1 पुट करें तो 1 प्लस हाफ, एलसीएम ले लूं 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3 बाई 2। इसका मतलब है इफ दिस इज 3 बाई 2 लेमडा, या 5 लेमडा बाई 2, और या 7 लेमडा बाई 2, और या 9 लेमडा बाई 2, तो याद रखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। अगर एक वेव, पते माशूमान कोई, अगर एक वेव दूसरी वेव से हाफ लेमडा आगे या पीछे, हाफ लेमडा, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर एक वेव का इधर क्रेस्ट आ जाती है तो दूसरे की ट्रफ, तो आपको पता है जब क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आ जाती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। तो याद रखें, अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या लेमडा बाई 2 है और या ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, मल्टीपल लफ्ज का मतलब है दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इसे कहते हैं मल्टीपल। देखिए, अगर लेमडा बाई 2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, यानी लेमडा बाई 2 का 3 टाइम्स या 5 टाइम्स या 7 टाइम्स या 9 टाइम्स, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। अब आप देखिए 2 लेमडा बाई 2 ना, क्योंकि 2 लेमडा बाई 2 का मतलब है लेमडा। 4 लेमडा बाई 2 ना, क्योंकि 4 लेमडा बाई 2 का मतलब है 2 लेमडा, जो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन है। और 6 लेमडा बाई 2 ना, क्योंकि 6 लेमडा बाई 2 का मतलब है 3 लेमडा, विच इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव। क्लियर? तो याद रखिए, दीज आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड दीज आर द कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है? अच्छा देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हमने पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। याद रखिए, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, डेफिनेशन क्या थी कि द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कॉमा कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, कॉमा passing through the same region at the same time is called interference of waves. आप ऐसा करें, इसमें सिर्फ साउंड लफ्ज लें, the effect produced due to the superposition of sound waves, बाकी वही डेफिनेशन। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग मी? अच्छा, बाकी वही डेफिनेशन है। अच्छा, साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, कंप्रेशनल वेव्स हैं। तो आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देयर आर कंप्रेशंस एंड, तो जब कंप्रेशन के ऊपर रेयरफेक्शन के ऊपर आ जाती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। अगर कंप्रेशन रेयरफेक्शन या रेयरफेक्शन कंप्रेशन के ऊपर तो डिस्ट्रक्टिव। ये हमारे पास एक अपरेटस है, इस अपरेटस को वी कॉल क्विंकीज अपरेटस। दिस apparatus is called Quincke, साइंटिस्ट का नाम है। This is called Quincke's apparatus. This is an inlet. Inlet का मतलब है a small hole through which the sound is entering, और outlet का मतलब है a small hole through which the sound is leaving. And this is a rubber cork. इसमें क्या फंक्शन मैं बता रहा हूँ। और ये जो D ट्यूब है, D, इसके अंदर स्लाइडेबल है, आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो गौर से देखो, लुक एट, अगर आप इस ट्यूनिंग फोर्क को रबर पेट के साथ स्ट्राइक करें, ट्यूनिंग फोर्क को रबर पेट के साथ स्ट्राइक करें, तो आपको पता है साउंड वेव्स आर जेनरेटेड। और ये जो साउंड वेव्स हैं
यहाँ पर एंटर करती है तो कुछ आवाज इस तरह जाती है और आप देखिए कुछ आवाज आप देखिए इस तरह है। अच्छा एक बात आप याद रखिए, देयर आर टू पाथ्स, एक है पाथ ए बी सी और दूसरा है पाथ ए डी सी। तो अगर इनके दरमियान पाथ डिफरेंस, देयर आर टू पाथ्स, एक हमारे पास है ए बी सी और दूसरा है ए डी सी। अगर ये पाथ डिफरेंस आप लोगों के पास या जीरो है या लेमडा है या 2 लेमडा है या 3 लेमडा है यानी एम लेमडा है तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। क्लियर? मसलन ये पाथ और ये पाथ बराबर है तो द पाथ डिफरेंस इज जीरो। और ये अंडरस्टूड होगा कि अगर इस आवाज की यहां पर कंप्रेशन आ जाती है तो इस आवाज का भी कंप्रेशन, जब कंप्रेशन कंप्रेशन के ऊपर आ जाती है तो यू विल लिसन टू अ लाउड साउंड। जब कंप्रेशन कंप्रेशन के ऊपर आ जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और याद रखिए लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं तो लाउडनेस बढ़ जाती है। उदासी शांति आवाज पैदाश, लाउड साउंड, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव। अंडरस्टैंड? अच्छा देखिए, अगर आप इस डी को थोड़ा सा इनसाइड ले आए या आउटसाइड, अगर आप इसे डिस्टर्ब करें और फिर ट्यूनिंग फोर को यहां पर रबर पेट के साथ स्ट्राइक करें और आवाज इधर भी आ रही है इधर से इधर भी आ रही है लेकिन यहां पर यू आर नॉट लिसनिंग टू द साउंड, इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू द साउंड इट मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि एबीसी और एडीसी के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है अगर ये लेमडा बाई 2 है या 3 लेमडा बाई 2 है या 5 लेमडा बाई 2 है एंड सो ऑन, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। अच्छा लास्ट, अब कैसे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रक्टिव है या ना? सुने जरा, यहां से आवाज आ रही है, यहां से भी आवाज आ रही है लेकिन यहां पर आप आवाज नहीं सुन सकते, आपको आवाज सुनाई नहीं देती। तो व्हाट डज दिस मीन? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं इसे वेरीफाई करना चाहता हूं कि ये वाकई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या ना। तो ये रबर पैड है, ये सॉरी ये रबर है। अगर आप इस रबर कॉर्ड को प्रेस करें तो याद रखिए रबर इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बिंग मटेरियल ऑफ साउंड। रबर साउंड को एब्जॉर्ब करता है। जब आप इसे इस तरह प्रेस करें तो ये आवाज यहां पर स्टॉप करेगी, सिर्फ ये आवाज आ जाएगी एंड यू विल बी लिसनिंग टू द साउंड। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग मी? इस रबर कॉर्ड का क्या फायदा है? इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस या ना। अगर आप इसे स्टॉप करें तो ये आवाज यहां पर स्टॉप करेगी और सिर्फ ये आवाज यहां पर आ जाएगी तो यू विल लिसनिंग टू द साउंड, इट मींस द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज वेरीफाइड। तो याद रखिए बाय अप्लाइंग बाय यूजिंग द क्विंकीज ऑपरेटर्स you can verify the constructive and destructive interference of sound waves. Thank you very much.